गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सुप्रभात, सभी का स्वागत है साथियों। और जूम पर क्या बात है, तुलसाराम जी सबसे पहले नमस्कार कह रहे हैं सभी साथियों को। अभिषेक चारण जी, आज कंवरलाल जी सोलंकी साहब जुड़े हुए हैं, राम गोपाल जी, सत्यवान जी, सुंदर माली, दिनेश देवासी जी, क्या बात है, शंकरलाल जी, आज मुझे सब दिखाया जाए, पुष्पेंद्र सिंह जी, मुकेश कुमार जी, नरेश कुमार जी, दीक्षा कुमारी जी, पुष्पेंद्र सिंह जी, वाह क्या बात है, सचिन भांबू जी जुड़े हुए हैं। के साहब, आपका एक बड़ा मैसेज, बड़ा ज़बरदस्त आपने लिखा है। के चौधरी साहब का एक मैसेज मुझे ज़रा वापस बताओ, स्क्रीन पे अभी चल रहा था, बड़ा सुंदर मैसेज लिखा, थैंक यू वेरी मच इस प्रकार के शब्दों के लिए। भरत सिंह जी वर्मा साहब, रामश्री मीणा जी, बग्गाराम जी, दिनेश कुर्दिया जी, गौतम परियार जी, रामचंद्र जी मेघवाल साहब, नरेश कुमार जी, दीक्षा कंवर, मोहन शर्मा जी, पुष्पेंद्र सिंह जी पोसवाल साहब, शंकरलाल जी रैगर साहब, राम निवास जी, बहुत सारे स्क्रीन में खूब सारे नाम दिख रहे हैं, सत्यवान बाबू बार बार दिख रहे हैं, क्या बात है, बड़ा प्रेम है हमारी टीम का भी आपके साथ। करण चौधरी साहब ने इतनी सुंदर पंक्तियां लिखी, मैं इसके लिए सुबह सुबह दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और इन सुंदर पंक्तियों के लिए इसलिए आभार क्योंकि जो हम लोग काम कर रहे हैं, इस काम का ये बहुत बड़ा फीडबैक है। करण चौधरी साहब की जो पंक्तियां हैं वो मेरे सामने स्क्रीन पर है। सर नमस्कार सर, आपके और आपके साथ में सहयोगी टीम के अतुलनीय कार्य के लिए श्रीमती सरोजनी नायडू के शब्दों में, मुझे भी सोने की कलम और शहद रूपी स्याही की आवश्यकता है। आपके इस कार्य को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं अपने विद्यार्थी जीवन में खुद गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। मुझे इससे, देखिए पंक्तियां हमारे लिए है नो डाउट, लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आपने उन पंक्तियों को बहुत ध्यान से सुना। जिस उद्देश्यों को लेकर हम काम कर रहे हैं वो उद्देश्य पर आपने एक तरह से मोहर लगाई है। बिल्कुल मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, उद्देश्य एकदम स्पष्ट है, बिना किसी लाग लपेट के 9 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच जो कुछ भी हुआ हूबहू आपके सामने रखना चाहते हैं। इसके पीछे मंशा क्या है? संविधान सभा के संदर्भ में यदि समाज में या जो प्रबुद्ध वर्ग के जो नागरिक हैं उनमें किसी भी तरह का अगर कोई भ्रांति है तो उस भ्रांति को दूर करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो यूट्यूब के मेरे साथियों और जूम पर सब जुड़े साथियों, सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज 12 दिसंबर है, 12 दिसंबर 2021 है और 12 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। मैं बिल्कुल आपको कह देता हूं, पहले दिन हम लोगों ने 1.25 घंटे बात की, दूसरे दिन हम लोगों ने लगभग 2.5 घंटे बात की, कल हमने 1.25 घंटे बात की। आज आपको ज्यादा तंग नहीं करेंगे, आज आपका जो डेटा है उसको बिल्कुल बचाए रखेंगे। आज मुझे लग रहा है कि 30 से लगाकर 40 मिनट तक या हो सकता है 1.25 घंटे तक हम लोग चर्चा करें। 12 दिसंबर में क्या हुआ उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं साथियों। और जैसा स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, हमेशा की तरह नेहरू जी और संविधान सभा का ये सीन, ये बार बार आप देखते रहें ताकि आपको अनुभूति होती रहे कि आप भी संविधान सभा में बैठे हैं। आगे बढ़ता हूं साथियों, क्या हुआ 12 दिसंबर को? 12 दिसंबर वार, बृहस्पतिवार, 12 दिसंबर 1946। एक हमको मैसेज मिला है, कई सारे विद्यार्थी लगातार हमको ये कह रहे हैं कि सर जो स्क्रीन पे जो आप हमको बताते हो, पढ़कर जो सुनाते हो, हमको दिखा भी दिया करो। तो बिल्कुल हमारी टीम इसके ऊपर काम कर रही है और मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में आपको इस तरह का जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा होता हूं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई भी देगा। अभी तो आप महसूस कर रहे हैं कि हाँ शायद सर जो पढ़ रहे हैं वो ठीक ही पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको हूबहू वो शब्द भी बताए जाएंगे, बिल्कुल बताए जाएंगे। ये लिखा हुआ है बृहस्पतिवार 12 दिसंबर सन 1946, भारतीय विधान परिषद यानी भारत की संविधान सभा पर बातचीत की जा रही है कि वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट, हिंदी संस्करण, विषय सूची। क्या है विषय, जरा देखिएगा। लिखा हुआ है माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उपस्थित संविधान सभा के लक्ष्य मूलक प्रस्ताव पर विवाद स्थगित। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष एक लक्ष्य मूलक प्रस्ताव रखा है, जिसे हम हमेशा बोलचाल की भाषा में उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहते हैं। उसके लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया वो क्या है? लक्ष्य मूलक प्रस्ताव। साथियों, कभी आप लोगों से पूछ लिया गया कि संविधान सभा में लक्ष्य मूलक प्रस्ताव किसने रखा, तो हम कभी सोच भी नहीं पाएंगे, हमारा मस्तिष्क केवल उद्देश्य प्रस्ताव में ही खोया हुआ रहेगा। उद्देश्य प्रस्ताव कहिएगा और थोड़ा कठिन जो शब्द है लक्ष्य मूलक प्रस्ताव कहिएगा, दोनों एक ही बात है। इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। बात है लक्ष्य मूलक प्रस्ताव पर विवाद स्थगित, यानी जो बहस है वो स्थगित की जाएगी आज।
आप मुझसे पहला प्रश्न पूछोगे क्लास के बाद, इसलिए मैं पहले से ही बता देता हूं। आप मुझसे पूछोगे कि सर हमने तो आज तक ये पढ़ा है कि उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर को रखा गया था। आप मुझसे ये प्रश्न पूछोगे और हम आज हैं 12 दिसंबर 1946 में। तो आप कह रहे हो कि 12 दिसंबर की कार्यसूची में यह लिखा हुआ है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया उस पर विवाद स्थगित किया गया। आप मुझसे प्रश्न पूछोगे जब प्रस्ताव रखा ही नहीं गया तो विवाद स्थगित कैसे कर दिया गया, बहस स्थगित कैसे कर दी गई? आपके मस्तिष्क में ऐसा प्रश्न आ रहा होगा। साथियों, यही तो आपको एहसास करवाना चाहते हैं। एक बात आपको मैं आज स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो कुछ आप पढ़ रहे हैं, जो कुछ आप देख रहे हैं, वो संविधान सभा की बहस है। और संविधान सभा की बहस जैसे 11 बजे प्रारंभ हो रही है, घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटे तक चलती है। पहले इनिशियल स्टेज की मैं बात कर रहा हूं। तो हमको ऐसा लगता है कि जो कुछ संविधान के बारे में हुआ वो संविधान सभा की बहस में ही हुआ। जो संविधान सभा जो एक कमरा था, उस कमरे के अंदर ही हो रहा था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कल ही आप लोगों को बताया गया था कि संविधान सभा का एक कार्यालय भी था। कल ही आप लोगों को बताया गया था, उसमें बहुत सारे अधिकारी और बहुत सारे कर्मचारी बात करते थे। और आपको यह बात एहसास हो जाना चाहिए कि जिस तरह से वर्तमान की हमारी जो सरकार है या जो सांसद है, वो संसद में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या हमारी सरकार कोई प्रकार का बिल लेके आना चाहती है, तो आप लोग जानते हैं लोकसभा का सचिवालय होता है, राज्यसभा का सचिवालय होता है, उन सचिवालय से पहले कांटेक्ट किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो लक्ष्य मूलक प्रस्ताव है, जो उद्देश्य मूलक प्रस्ताव है या उद्देश्य प्रस्ताव है, वो दे दिया गया संविधान सभा के कार्यालय को। संविधान सभा के कार्यालय को दे दिया गया तो संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने कुछ कहा होगा, क्या कहा होगा, उसी पर बात कर रहे हैं। और लिखा हुआ है कि माननीय नेहरू द्वारा उपस्थित संविधान सभा के लक्ष्य मूलक प्रस्ताव पर वाद विवाद क्या किया जा रहा है, स्थगित किया जा रहा है। तो जरा आगे बढ़ते हैं, किस तरह से बात आगे हो रही है जरा देखिएगा। भारतीय संविधान सभा बृहस्पतिवार, देखिए मैं बोल रहा हूं संविधान सभा, यहां लिखा हुआ है भारतीय विधान परिषद। यह बात मैंने पहले से ही आपको स्पष्ट कर दी थी। बृहस्पतिवार 12 दिसंबर 1946 भारतीय संविधान सभा की बैठक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल नई दिल्ली में प्रातः 11 बजे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व में प्रारंभ हुई। फिर सभापति जी बोलते हैं, जिन सदस्यों ने रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं वह इस समय हस्ताक्षर कर सकते हैं। और कोष्टक में लिखा कोई आगे नहीं आया। इसका मतलब यह हुआ साथियों कि 12 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में कोई नया मेंबर नहीं आया। जब नया मेंबर आया ही नहीं तो हस्ताक्षर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। एक बात क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, सभापति जी क्या बोल रहे हैं। मालूम होता है कि ऐसा कोई सदस्य नहीं रह गया है जिसने हस्ताक्षर नहीं किया हो। मालूम पड़ता है कि ऐसा कोई सदस्य नहीं रह गया हो जिसने हस्ताक्षर नहीं किए। अब हम दूसरा मुद्दा लेते हैं। ये देखिए, आपको टीम ने दिखाना शुरू भी कर दिया है। क्या बात है, आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है, जरा बताइएगा, एक बार थम्स अप करके दिखाइए। अच्छा लग रहा है ना? अब सब कुछ आपको मेरे हिसाब से दिखाई देगा कि मैं क्या छोड़ रहा हूं, क्या रख रहा हूं, बिल्कुल आपको दिखाई देगा। ये ज्यादा अपील कर रहा है। टेक्निकल टीम को थैंक्स तो बनता है ना, आज कहा और आज ही कर दिया। सचिन जी ने हाँ भर दिया। चलिए अब हम दूसरा मुद्दा लेते हैं। वो कह रहे हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम दूसरा मुद्दा लेते हैं, यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रस्ताव। मैं समझता हूं कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनका ख्याल है कि इस आवश्यक प्रस्ताव पर विचार करने का उन्हें काफी समय नहीं मिला। राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि ये जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया संविधान सभा में नहीं, संविधान सभा में नहीं। इसका मतलब संविधान सभा का जो कार्यालय है उन कार्यालय को दिया होगा कि मैं उद्देश्य प्रस्ताव रखना चाहता हूं। तो संविधान सभा के सदस्यों को भी तो मालूम पड़ेगा ना कि कौन सा प्रस्ताव आ रहा है। उस संदर्भ में किसी भी प्रकार का संशोधन है, सब सूचनाएं देनी पड़ती है। जो कुछ होता है एकदम संविधान सभा में नहीं होता है। जो कुछ संसद में जैसे हमारे यहाँ होता है एकदम संसद में नहीं होता है। बहुत सारी चीजें पहले से तय होती है। तो क्या कह रहे हैं, यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रस्ताव। मैं समझता हूं कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनका ख्याल है कि इस आवश्यक प्रस्ताव पर विचार करने का उन्हें काफी समय नहीं मिला। इसमें शक नहीं है कि प्रस्ताव महत्वपूर्ण है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी सदस्य यह समझे कि उसे इस पर पूरी तरह से विचार करने का समय नहीं मिला। यदि सभा की राय है तो कल तक के लिए हम इस वाद विवाद को मैं स्थगित कर दूं।
वो संविधान सभा से पूछ रहे हैं कि मुझे जैसा मालूम पड़ा है कि कई सारे सदस्यों ने यह कहा कि प्रस्ताव की कॉपी हमको नहीं मिली या हमको इतना समय नहीं मिला कि हम प्रस्ताव पर विचार कर सके, इसलिए हमको थोड़ा सा समय दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। तो अगर आप लोगों की राय है, ऐसा राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं, अगर आप लोगों की राय है तो कल तक के लिए मैं इस वाद विवाद को स्थगित कर दूं क्या? तो कई सदस्य बोलते हैं हाँ, मतलब आज आप इस पर डिस्कशन मत कीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। अब सभापति जी क्या बोल रहे हैं, और फिर इस संबंध में एक और बात है जिस पर मैं सभा की राय चाहूंगा। नियम निर्माण समिति मतलब नियम समिति, जिसे हम लोग रूल्स कमेटी कहते हैं। कल आप लोगों को बिल्कुल 15 लोगों के नाम भी बता दिए गए थे कि रूल्स कमेटी में कौन कौन से 15 लोग चुने गए थे, और आप लोग जानते हैं चुने गए थे, मैं यही कहूंगा मनोनीत नहीं किए गए थे, क्योंकि बिल्कुल फॉर्म भरे गए थे। वो अलग बात है कि फॉर्म ही 15 है, वो अलग बात है। नियम निर्माण समिति के सदस्यों को बैठकर नियम बनाने हैं जिन्हें वे हमारे सामने पेश करेंगे। विधान परिषद लिखा हुआ है, संविधान सभा बोल रहा हूं। संविधान सभा की साधारण बैठक के अलावा भी उन्हें समय मिलना चाहिए। अब आपको आज बहुत सारी नई चीजों की प्रेरणा मिलेगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा से मुखातिब होते हुए कह रहे हैं कि भैया हमको आज नेहरू जी के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, सभा के सामने नहीं, कार्यालय के सामने, उस पर वाद विवाद स्थगित कर देना चाहिए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि भाई नियम समिति कब बैठेगी? कल मैं तो घोषणा करके चला गया कि नियम समिति में ये 15 लोग चुने गए, लेकिन इन नियम समिति बैठेगी कब? उनके लिए भी तो ये कमरा चाहिए, उनके लिए भी तो समय चाहिए। नियम समिति बैठेगी, नियम बनाएगी, तो उनको समय चाहिए। क्या कह रहे हैं? संविधान सभा की साधारण बैठक के अलावा उन्हें समय मिलना चाहिए। सब दिन बैठक संविधान सभा की चलती रहेगी, तो नियम समिति के जो 15 मेंबर हैं, जो कि खुद संविधान सभा के ही सदस्य हैं, वो कब बैठेंगे? वो कब नियम बनाएंगे? यदि आप सहमत हो तो सभा स्थगित होने के बाद उक्त समिति की बैठक प्रारंभ हो जाए और इस तरह यथासंभव अधिक काम हम कर सके। वो ये कह रहे हैं कि अगर आज हम 12 दिसंबर को अगर संविधान सभा की बैठक स्थगित कर दें, तो स्थगित होने के बाद नियम समिति के वो जो 15 सदस्य हैं वो बैठे और जल्दी से जल्दी क्या कर ले, नियम बना लें। क्योंकि संविधान सभा की कार्यवाही कैसे होनी है ये तो नियम समिति ही तय करेगी। पर यदि समिति अपना काम समाप्त नहीं कर पाए तो उसे कल पुनः बैठना होगा। अगर आज बैठक स्थगित करने के बाद नियम समिति अपना काम नहीं कर पाएगी तो कल उन्हें वापस बैठना पड़ेगा। तो फिर कब बैठेंगे वो? मैं जानना चाहता हूं कि सभा अपनी बैठक प्रातः 11 बजे प्रारंभ करना चाहेगी या दोपहर बाद। अब देखिए दोस्तों, इसलिए मैंने सोच समझकर आपको कहा कि किसी बात को पकड़ के मत बैठ जाइए कि बैठक सुबह 11 बजे होगी तो रोजाना 11 बजे ही होगी। कभी संडे को बैठक नहीं होगी तो इसका कदापि ये मतलब नहीं है कि संडे को बैठक नहीं होगी। कभी संडे को बैठक हो सकती है, कभी सैटरडे को बैठक नहीं होगी, कभी 11 बजे सुबह बैठक स्टार्ट होगी, कभी दोपहर बाद स्टार्ट होगी। तो संविधान सभा के सदस्यों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि देखो भाई, नियम समिति आज आप लोग तो चले जाओगे, वो 15 लोग नियम समिति वाले हैं, वो नियम बनाने का काम करेंगे। और अगर उनसे आज काम नहीं हुआ तो कल उनको और काम करना पड़ेगा। तो बताओ, कल उनको काम करना पड़ेगा तो कल हम कब बैठे हैं? सुबह 11 बजे बैठे या दोपहर में बैठे? वो उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सभा अपनी बैठक प्रातः 11 बजे प्रारंभ करना चाहेगी या दोपहर बाद। मेरी तो राय यह है, कौन बोल रहे हैं? राजेंद्र प्रसाद। मेरी तो राय यह है कि सभा की एक ही बैठक हो, चाहे सुबह हो चाहे दोपहर में हो, चाहे प्रातः हो या चाहे दोपहर को। 2 बार नहीं बैठे, 1 बार बैठे, या तो सुबह बैठ जाओ या दोपहर में बैठ जाओ, ताकि नियम निर्माण समिति दिन के एक भाग में अपनी बैठक कर सके। हम संविधान सभा की बैठक या तो सुबह कर ले या दोपहर में कर ले, ताकि एक जो समय है उसमें नियम समिति अपना काम कर सके। क्योंकि नियम समिति के मेंबर भी तो संविधान सभा के सदस्य हैं। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि इधर संविधान सभा की बैठक चल रही है और उधर नियम समिति की बैठक चल रही है। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि 15 मेंबर, और मैं तो खुद अध्यक्ष हूं। नियम समिति के अध्यक्ष कौन है? जो संविधान सभा के सभापति है। बिल्कुल क्लियर किया था, एकदम ध्यान रखना, ऐसे बड़े अच्छे प्रश्न होते हैं। फिर देखिए, यदि सभा चाहती है कि उसकी बैठक प्रातःकाल हो तो हम लोग सवेरे मिले। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि यदि सभा चाहती है कि सुबह बैठक की जाए तो फिर हम कल ही मिलते हैं। फिर ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में क्या होता है? कुछ सदस्य कह रहे हैं हम लोग प्रातःकालीन बैठक चाहते हैं, कुछ सदस्य कह रहे हैं नहीं, हम दोपहर के बाद में बैठक चाहते हैं। अब देखिए, मैं अगर आपसे प्रश्न पूछ लूं कि अपनी क्लास ये जो 8 बजे होती है वो कब रखें, आप में से बहुत सारे कहेंगे नहीं सर, उस समय तो हम लोग रजे में पड़े रहते हैं, इसलिए करो सर 10 बजे कर दो। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर 4 बजे कर लो, कुछ लोग कहेंगे 6 बजे कर ले। ऐसा होगा तो यहां पर भी ऐसा हो रहा है। कुछ सदस्य हम लोग प्रातःकालीन बैठक चाहते हैं,
कुछ सदस्य दोपहर में बैठक हो। अब सभापति जी क्या कह रहे हैं, इस संदर्भ में किसी निर्णय पर पहुंचना मुझे डर है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं सदस्यों को कष्ट दूंगा कि वे हाथ उठाकर अपनी राय जाहिर करें। जो सवेरे की बैठक चाहते हैं वे हाथ उठाएं। प्रातःकालीन बैठक के पक्ष में अधिकतर सदस्यों ने हाथ उठाए। पता है दोस्तों, मैं इस बात पर क्यों जोर दे रहा हूं? इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि संविधान सभा में निर्णय कैसे लिए जा रहे हैं। संविधान सभा में निर्णय लेने की क्या प्रक्रिया एकदम स्पष्ट हो गई। आपको हाथ खड़ा करना पड़ रहा है इनिशियल स्टेज में, देख लीजिएगा। आपको बिल्कुल टीम बता भी रही है, प्रातःकालीन बैठक के पक्ष में अधिकतर सदस्यों ने हाथ उठाए। तो वो क्या बोल रहे हैं, जान पड़ता है बहुसंख्यक सदस्य सवेरे की बैठक चाहते हैं। इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए हमारी बैठक कल प्रातः 11 बजे होगी और यदि जरूरी हुआ तो नियम निर्माण समिति की बैठक दोपहर बाद होगी। ऐसा क्यों बोला कि हालांकि नियम तो हम आज बना देंगे, अगर आज नियम नहीं बना पाए तो कल दोपहर के बाद में हम लोग नियम बनाएंगे, क्योंकि सुबह तो संविधान सभा की बैठक होगी। यदि सदस्यों को प्रस्ताव पर संशोधन पेश करने हैं तो वे कृपया दिन में अपना संशोधन मंत्री का मतलब सचिव, अगर वह संशोधन पेश करना चाहते हैं तो कृपया दिन में अपना संशोधन सचिव को दे दें। हम कल इस पर बहस शुरू करेंगे। सचिव इस बात के लिए प्रयत्नशील रहे कि प्राप्त संशोधनों को वे यथासंभव सभी सदस्यों को पहुंचा दे। गजब की बात है साथियों, ये जो बात मैंने बोली, गजब के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। क्या कहना चाह रहे हैं जरा सुनिएगा। यदि सदस्यों को प्रस्ताव पर संशोधन पेश करने हैं, मतलब कौन सा प्रस्ताव? लक्ष्य मूलक प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि पंडित नेहरू जी ने कार्यालय को दे दिया है। तो पहला काम तो हमारे कार्यालय ने क्या किया कि संविधान सभा के सारे मेंबर्स को वो उद्देश्य प्रस्ताव भिजवा दिया। भिजवाना पड़ेगा, ये प्रक्रिया होती है। उद्देश्य प्रस्ताव अभी रखा जाना बाकी है, लेकिन कॉपी उसकी पहले ही चली जाती है। चला गया तो कुछ मेंबर्स ने कहा कि सर हमको तो वक्त ही नहीं मिला उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा विचार करने का। तो वो क्या कह रहे हैं कि यदि सदस्यों को प्रस्ताव पर संशोधन पेश करने हैं तो आज दिन में सेक्रेटरी को बता दो, जो प्रस्ताव आपको उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया है वो जो रखा जाएगा आगे आने वाले समय में, उस पर अगर आपको कोई संशोधन रखना है तो आज ही सचिव को बता देना। कृपया दिन में अपने संशोधन सचिव को दे दें। हम कल इस पर बहस शुरू करेंगे। कल इस पर बहस शुरू करेंगे मतलब कल प्रस्ताव रखा जाएगा और प्रस्ताव पर जो संशोधन है उन संशोधनों पर भी कल बहस होगी। ये पता है, ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। आपके मस्तिष्क में यह प्रश्न आएगा कि यार पंडित नेहरू जी ने अभी प्रस्ताव रखा, जैसे 13 दिसंबर को रखा, और सदस्यों ने तुरंत अपना संशोधन कर दिया, ऐसे कैसे होता है? भाई ये तो कोई कंप्यूटर तो है नहीं, हम सब लोग मानवी है और वे लोग भी मानवी थे। तो प्रस्ताव उनके पास पहले से जा चुका है, प्रस्ताव उनके पास पहले से जा चुका है, वो पढ़ चुके हैं, घर पे बैठकर अपने नोट्स बना रखे हैं, प्रस्ताव के पक्ष में, प्रस्ताव के विपक्ष में, प्रस्ताव में, संशोधन के संदर्भ में घर बैठ के नोट्स बनाएंगे। तो राजेंद्र प्रसाद मेंबर से कह रहे हैं कि भैया आपको कुछ संशोधन देने हैं तो आज दे देना, ताकि हम लोग कल उस पर चर्चा कर सके। मंत्री इस बात के लिए प्रयत्नशील रहे। मंत्री मतलब सचिव, संविधान सभा के सचिव। मैंने नाम बताया था आयंगर साहब का। कौन सचिव था, कौन उप सचिव था, कौन मार्शल था, अभी वापस एक आपको इमेज भी बताएंगे जिसमें यह सब मालूम पड़ जाएगा। सचिव इस बात के लिए प्रयत्नशील रहे कि प्राप्त संशोधनों को वे यथासंभव सभी सदस्यों को दे दे। यह बात समझ में आई? जैसे फॉर एग्जांपल आप भूल जाइए कि आज 12 दिसंबर है, आप सोचिए 13 दिसंबर है आज, पंडित नेहरू जी ने समझ लीजिए उद्देश्य प्रस्ताव रख दिया, अब उस पर संशोधन आ रहे हैं। पता है क्या संशोधन आ रहे हैं? जो संशोधन आ रहे हैं उसकी भी कॉपी पहले दीजिए सारे मेंबर्स को। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो संशोधन आने वाले हैं उसकी भी कॉपी सारे सदस्यों को बांट दीजिए, ताकि कोई सदस्य ये तैयार करके आए कि भाई साहब पंडित नेहरू जी ने ये जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा, इस पर इन भाई साहब ने ये जो संशोधन प्रस्ताव रखा, इसमें ये कमी है या फिर ये खूबी है। समझ रहे हैं आप? उद्देश्य प्रस्ताव पहले जा चुका है उनके हाथ में, संशोधन आज चले जाएंगे उनके हाथ में। अब जब कल डिस्कशन होगा तो सब कुछ पहले से नोट्स बनाकर, पहले से सब कुछ अपना कमी, मेरिट, डीमेरिट सब तैयार करके लेकर आएंगे। संसद में भी दोस्तों ऐसा ही होता है। अगर आप लोगों को पता है, प्रश्न काल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी सूचना आपको कम से कम 10-10 दिन पहले देनी होती है। तो ये सब इस तरह से होता है। फिर एक सदस्य बोलते हैं बीच में, क्या हम शनिवार को बैठ रहे हैं? वो एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर हम क्या सैटरडे को भी बैठ रहे हैं क्या? क्योंकि अभी तो कुछ आइडिया नहीं है, 9, 10, 11 और 12, आज तो 12 दिसंबर हुई है, तो शनिवार को भी बैठ रहे हैं क्या? सभापति जी कह रहे हैं, मेरा ख्याल है हम लोग शनिवार को बैठेंगे, समवेत होंगे, मतलब एकत्रित होंगे। ये मेरा विचार है, पर यह प्रश्न सभा के अधीन है। मैं समझता हूं हम लोग शनिवार को भी बैठेंगे।
मेरा विचार है कि शनिवार को बैठना चाहिए, फिर भी सभा को यह तय करना है। फिर हृदयनाथ कुंजरू साहब एक बड़ा शानदार बात कहते हैं। वो कहते हैं, वो संयुक्त प्रांत के हैं हृदयनाथ कुंजरू। वो कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि शनिवार को हमारी बैठक नहीं होनी चाहिए, एक दिन का हमें अवकाश लेना चाहिए ताकि उपस्थित समस्याओं पर हम शांतिपूर्वक विचार कर सके। यह थोड़ा समय तो दो यार। 9 दिसंबर को बैठक, 10 दिसंबर को बैठक, 11 दिसंबर को बैठक, 12 दिसंबर को बैठक, अब आप कह रहे हैं कि शनिवार को भी बैठक, तो हम कब चर्चा करेंगे? इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं तो इसके लिए हमको समय चाहिए, तो शनिवार को नहीं बैठना चाहिए, ऐसा हृदयनाथ कुंजरू साहब कह रहे हैं। श्री प्रकाश बोल रहे हैं, वो संयुक्त प्रांत से, वो भी। अच्छा, आप एक चीज नोट कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? हृदयनाथ कुंजरू, आगे क्या लिखा हुआ है? संयुक्त प्रांत, आगे क्या लिखा हुआ है? जनरल। कभी मन में ख्याल नहीं आया कि ये जनरल क्या होता है? बिल्कुल ख्याल आना चाहिए आपको। कभी कोई सदस्य आएगा, जैसे हरनाम सिंह जी कल आए थे, उनके कोष्टक में लिखा हुआ था पंजाब और आगे डैश करके लिखा हुआ था सिख। कुछ सदस्य के लिए लिखा होगा फला और मुस्लिम। ये क्या है? मतलब 3 कैटेगरी थी, मुस्लिम, सिख और जनरल। ये आपको समझना है साथियों। जब हम लोग रूबरू चर्चा कर रहे हैं, जीवन चर्चा कर रहे हैं, तो आपको एक एक शब्द समझ में आना चाहिए। श्री प्रकाश संयुक्त प्रांत से हैं, जनरल है। मेरे ख्याल से हर रविवार को अवकाश रहना चाहिए और पंडित हृदयनाथ कुंजरू को शांतिपूर्वक विचार करने के लिए ये काफी है। वो कमेंट कर रहे हैं कि आप क्या कह रहे हो कि हमको टाइम चाहिए, शनिवार को टाइम चाहिए, तो शनिवार नहीं, रविवार को छुट्टी रख लो और आपके लिए शांतिपूर्वक विचार करने के लिए आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा। फिर सभापति जी आते बीच में, वो कहते हैं, इस पर हम कल विचार करेंगे कि शनिवार को छुट्टी रखनी है कि रविवार को छुट्टी रखनी है। इस पर आप बहस मत करिए खुद, हम इस पर कल विचार करेंगे। जहां तक इस सभा का प्रश्न है, हम इसे कल प्रातः 11 बजे तक स्थगित कर देना चाहिए। कल 11 बजे तक हमको स्थगित कर देना चाहिए, पर मैं चाहूंगा कि नियम निर्माण समिति के सदस्य आधा घंटे बाद यहां बैठ जाए। अभी हम सभा को स्थगित कर रहे हैं, लेकिन नियम निर्माण समिति के जो सदस्य हैं वो आधा घंटे बाद में यहां बैठ जाए। इस बीच में हम ये तय कर लेंगे कि वे किस कमरे में बैठेंगे। अब कुछ समझ में आ रहा है साथियों? देखिए, जब संविधान सभा का ये तो पहला सत्र बहुत छोटा सा सत्र है, टोटल 12 सत्र है। आप जरा सोचिए कितने बड़े बड़े सत्र होते होंगे। ये तो बहुत छोटा सा सत्र है, 15 दिन, इसमें भी 3 दिन का अवकाश, इसमें भी 12 दिसंबर को एकदम थोड़ी सी चर्चा। आगे आने वाले दिनों में बड़े बड़े सत्र होंगे। और लेकिन इन सब के बावजूद मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारा काम संविधान सभा के भीतर ही थोड़ी हुआ था। संविधान सभा से इतर संविधान सभा की बहुत सारी समितियां थी। अभी तो आपने एक नियम समिति देखी है, बहुत सारी समितियां आएगी, 15 से 18 समिति आएगी, समितियां, उप समितियां आएगी। उन पर वहां पर भी संविधान सभा के जो सदस्य हैं भारत के संविधान पर चर्चा करेंगे साथियों। इसका मतलब क्या होगा? आज आपने इस बात को महसूस कर लिया होगा कि संविधान सभा की बहस पढ़ देने मात्र से ही पूरा भारत का संविधान समझ में आएगा, तो आप गलतफहमी में हैं। इसके लिए आपको उन कमरों में जाना पड़ेगा जब उन कमरों में समितियों की बैठक चल रही थी। आप कहेंगे यार ये तो गजब कर दिया, धोखा है। 9 दिसंबर को तो कहा था कि पूरा संविधान आपको समझ में आ जाएगा, तो ऐसे धोखे तो और मिलते रहेंगे आगे। चलिए आगे चलते हैं। तो सभापति जी ने कह दिया किस कमरे में बैठेंगे ये तय कर लेंगे। आगे अब सभापति जी घोषणा कर रहे हैं, सभा कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभापति जी ने घोषणा कर दी कि अब सभा क्या कर रहे हैं, 11 बजे तक के लिए स्थगित कर रहे हैं, कल के लिए। एक सदस्य सर हरि सिंह जी गौड़ साहब मध्य प्रांत से आते हैं, जनरल लिखा हुआ इनके, वो बीच में बोलते हैं। वो कह रहे हैं, मेरी समझ में यह बहुत लाभप्रद होगा यदि प्रस्तावक महोदय अपना प्रस्ताव उपस्थित करके अपने विचार व्यक्त कर दे। हरि सिंह जी गौड़ साहब कह रहे हैं कि मैं ये चाह रहा हूं कि यह बहुत अच्छा होगा कि जो प्रस्तावक महोदय है लक्ष्य मूलक प्रस्ताव के, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो अपना प्रस्ताव रख दे और अपने विचार आज व्यक्त कर ले। बहुत लाभप्रद होगा यदि प्रस्तावक महोदय अपना प्रस्ताव उपस्थित कर अपने विचार व्यक्त कर दे, ताकि सदस्यों को उसका पूरा तात्पर्य मिल जाए और तद अनुसार उस पर संशोधन पेश करें जिन पर कल या परसों विचार किया जा सकता है। वो कह रहे हैं कि यार नेहरू जी को कहो आप कि उद्देश्य प्रस्ताव रख दें और उद्देश्य प्रस्ताव पर उनके जो विचार है वो भी आज रख दें। फिर हम जब कल परसों जब भी मिलेंगे तो हमको मालूम रहेगा कि नेहरू जी को क्या पसंद है, हम अपना मेंटल मैप बनाकर आएंगे। इसी बीच में सत्यनारायण सिन्हा एक मेंबर है जो कि बिहार से आते हैं, जनरल है वो कह रहे हैं, अरे भाई साहब सभा तो स्थगित कर दी गई है, क्योंकि सभापति जी ने घोषणा कर दी है कि सभा कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करते हैं। और
आप हरि सिंह जी गौड़ साहब इस प्रकार का सुझाव दे रहे हैं तो सत्यनारायण जी सिन्हा क्या कह रहे हैं, सभा तो स्थगित कर दी गई है। क्या कर रहे हो, सभा स्थगित हो गई, अब इसके बाद में कोई बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर सभापति जी बोल रहे हैं, सर हरि सिंह गौड़ का सुझाव है कि प्रस्तावक अपना प्रस्ताव उपस्थित कर भाषण से अपना दृष्टिकोण व्यक्त कर दे ताकि सदस्यों को यह मालूम हो जाए और प्रस्ताव पर कल बहस की जा सके। मैंने स्वयं पहले ऐसे ही सोचा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या कह रहे हैं कि जो हरि सिंह जी गौड़ ने जो कहा है, मैंने भी ऐसा ही सोचा था कि आज नेहरू जी से प्रस्ताव रखवा देता हूं और फिर उनके विचार भी जान लेते हो और कल परसों जब भी हम लोग बैठेंगे तो उस पर चर्चा हो जाएगी। मैंने भी ऐसा सोचा था। मैंने स्वयं पहले ऐसे ही सोचा था, पर बाद में मैंने समझा कि सदस्य कल सारी बातों पर विचार करना चाहते हैं। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि संविधान सभा के जो मेंबर्स हैं वो खुद चाहते हैं कि नहीं कल इस पर चर्चा हो। फिर कुछ सदस्य बीच में बोले नहीं 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 सर, कल 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 ही करना, कल ही करना। अब सभापति जी क्या कह रहे हैं, इस पर कुछ मतभेद मालूम पड़ता है और मैं इस पर मत लेना नहीं चाहता। आए हाय, क्या बात कही है। मुझे लग रहा है कि कुछ मेंबर चाह रहा है कि कल चर्चा हो जाए, कुछ कह रहा है कि नहीं आज चर्चा हो जाए। मुझे लगता है कि इस पर मतभेद है, मुझे लगता है इस पर कुछ मतभेद है, पर मैं इस पर मत लेना नहीं चाहता। ऐसा भी हुआ, मैं इस पर वोटिंग करवाना नहीं चाहता। क्यों, जवाब दे रहे, विशेषतः इसलिए क्योंकि मैं सभा को स्थगित घोषित कर चुका हूं। जब मैं सभा को स्थगित घोषित कर दिया तब वोटिंग कैसे हो सकती है। और सभापति ने जो कह दिया कि सभा स्थगित मतलब स्थगित, तो वोटिंग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब सभा कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित है। इसके बाद सभा शुक्रवार 13 दिसंबर सन 1946 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई। यह सभा आपकी 12 दिसंबर को जो कुछ भी था संविधान सभा में वो बात कंप्लीट हो गई। अब नियम निर्माण समिति बैठेगी, वो नियम बनाएगी। क्या नियम बनाएगी इसकी हमको कोई जानकारी नहीं है। आगे आने वाले दिनों में वो एक एक करके नियम, समिति ने जो नियम बनाए वो पारित होंगे, वो आगे की बात है। अब देखिए साथियों, जैसा आप लोगों को कहा गया कि आज ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, लगभग आधा से पौन घंटा चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न पूछे हैं आप लोगों ने, उस प्रश्न का मैं जवाब देने से पहले कुछ आपको पिक्चर्स दिखाना चाहता हूं। इससे आपको एहसास होगा कि यार क्या क्या पढ़ना है। कभी वो दौर था जब हम संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष और स्थायी और अस्थायी अध्यक्ष को पढ़कर कहते अरे मुझे दोनों पता है। फिर वो दौर आया जब हमको उपाध्यक्ष भी पढ़ना पड़ा, फिर दौर आया जब संवैधानिक सलाहकार भी पढ़े, फिर दौर आया कि सचिव भी पढ़ा। आज देखिए आपके लिए क्या क्या लेकर आए। ये लीजिए, भारतीय संविधान सभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको थोड़ा जूम करके बताओ बच्चों को। संवैधानिक सलाहकार सर BN राव, ये क्या लिखा हुआ है यार, ये क्या लिखा हुआ है, CIE, ये क्या लिखा हुआ बताओ तो। संवैधानिक सलाहकार सर BN राव CIE, अभी बताऊंगा। सचिव, ये तो है संवैधानिक सलाहकार। सचिव का नाम ध्यान रखना, कभी भी पूछा जा सकता है। सचिव HVR आयंगर, इनके कोष्टक में इनके लिए भी लिखा हुआ है CIE और ICS मतलब तो जानते हैं इंडियन सिविल सर्विस, पर अगेन CIE लिखा हुआ है इनके लिए भी। उप सचिव, अब उप सचिव भी देख लीजिए, उप सचिव BFHB तेयबजी, ये भी ICS है। उप सचिव है BFHB तेयबजी, ये भी ICS है। अवर सचिव भी जान लीजिए, खान बहादुर SG हसनैन, ये है अवर सचिव। फिर सहायक सचिव KV पद्मनाभन, ये सब संविधान सभा में मदद करने वाले लोग थे। नीचे नाम देखिए, मार्शल, संविधान सभा में मार्शल भी थे। जैसे हमारी संसद में मार्शल होते हैं, ठीक उसी तरह से संविधान सभा में भी मार्शल थे। यानी मार्शल के द्वारा किसी मेंबर को बाहर भी किया जा सकता था। कौन मार्शल थे? सूबेदार मेजर हरबंस राय जैदगा, ये हमारी संविधान सभा के मार्शल थे। अब प्रश्न आया है CIE क्या होता है। CIE BN राव साहब के लिए भी लिखा हुआ है और HVR आयंगर साहब जो कि सचिव थे उनके लिए भी लिखा हुआ है। साथियों, केसरे हिंद नाम सुना है आपने, राय बहादुर नाम सुना होगा आपने, राय साहब नाम सुना होगा आपने। ये सब अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को उपाधियां दी जाती थी। ऐसे लोगों को दी जाती थी जो लोग अंग्रेजी साम्राज्य को पसंद थे, अंग्रेजी साम्राज्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
मदद करने का काम करते थे, ऐसे लोगों को इस प्रकार की उपाधियां दी जाती थी। यह भी साथियों एक टाइटल था, कैंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर। भारत का जो साम्राज्य है उसके प्रति सहानुभूति रखने वाले, उसको बढ़ावा देने वाले लोग या उसको मदद करने वाले जो लोग हैं, उनको इस प्रकार के टाइटल प्रदान किए जाते थे। सर BN राव को भी था और HVR अयंगर साहब को भी था। ये दो CIE इनके दोनों के लिए लिखा हुआ है, ये मैंने आपके लिए सामने रख दिया है, तो इन बातों को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये एक्चुअली में पेज पहले दिन ही आप लोगों को बता देना चाहिए था। आगे जरा देखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनका इमेज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और बिहार से आते हैं और बड़े जबरदस्त, इनके बारे में पहले दिन ही आपको परिचय दिया जा चुका है। 7-8 पिक्स है ताकि आपको एहसास हो सके। JB कृपलानी साहब, संविधान सभा के पहले वक्ता, इनके बारे में बताया आपको। 11 नवंबर 1888 में इनका जन्म है। 19 मार्च 1982 को इनका निधन है। JB कृपलानी साहब, आप देखेंगे कि संविधान सभा के इनिशियल एक सप्ताह जो है, पहला जो एक सप्ताह है, उसमें जबरदस्त आप सक्रिय नजर आएंगे, लेकिन बाद में बहुत कम सक्रिय नजर आएंगे। आपने देखा, आपने महसूस कर लिया होगा कि संविधान सभा के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान करने वाले डॉक्टर अंबेडकर साहब का नाम केवल मैंने 2 बार बोला है। एक बार कल सरोजनी नायडू जी ने बोला था और एक बार जब मैंने आपको 9 दिसंबर की जब सूची बताई थी कि बंगाल से कौन कौन चुने गए थे, उसमें मैंने अंबेडकर साहब का नाम दिया था, लेकिन अभी तक 4 दिन हो गए अंबेडकर साहब का दिखाई नहीं दिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका, लेकिन अभी तक कहीं पर उनका नाम नहीं दिखाई दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू हल्के हल्के 2-2, 3-3 बार बोले, 13 दिसंबर के बाद वो चर्चा में आएंगे। हरि विष्णु कामत, सिब्बल लाल सक्सेना साहब, ये KT शाह, संविधान सभा में सबसे ज्यादा अगर विभिन्न प्रावधानों की अगर आलोचना किसी व्यक्ति ने करी है, उस संदर्भ में संशोधन रखे हैं, डॉक्टर अंबेडकर साहब के साथ अगर भिड़ंत किसी की हुई है तो वो है प्रोफेसर KT शाह, लेकिन पहले 4 दिन में कहीं चर्चा में नहीं है अभी तक। आगे देखिए, अमू स्वामीनाथन, आपको जो 15 मेंबर्स बताए थे उनमें से एक अमू स्वामीनाथन, महिला जो 15 सदस्य थी वो आप देख सकते हैं। हंसा मेहता जी के बारे में भी कल आपको बताया था, 2 दिन पहले बताया था कौन कौन महिला मेंबर थी। कमला चौधरी जी, इसके बाद में लीला रॉय, सरोजनी नायडू जी, पहली वक्ता, संविधान सभा की पहली महिला वक्ता सरोजनी नायडू जी, कल आपको पूरा उनका स्टेटमेंट बताया था किस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी थी। मालती चौधरी जी, सुचिता कृपलानी जी, संविधान सभा की एक मेंबर के रूप में। दुर्गाबाई देशमुख, कल आपको जो नियम समिति के जो 15 सदस्य बताए उनमें से एकमात्र महिला सदस्य दुर्गाबाई देशमुख, आप देख लीजिए इनका चित्र भी। ये दक्षिण यानी वेलायुधन, इनके बारे में भी कल आपको बताया था। मुकुट बिहारी लाल भार्गव, ये कौन है? आप लोग जानते हैं साथियों कि जब पहले दिन जब 9 दिसंबर को आप एक सूची बताई थी, उसमें अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा में जो सदस्य थे वो मुकुट बिहारी लाल भार्गव। अजमेर का कोई साथी अगर जुड़ा हुआ है तो वो अच्छी तरह से जानता है कि वो अजमेर के सांसद भी रह चुके हैं, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। तो संविधान सभा के राजस्थान से कुल कितने सदस्य थे, कितनी बार मेरे मित्रों ने मुझसे प्रश्न पूछा और मैं कभी भी इसका सटीक जवाब नहीं दे पाया, और पूरी संविधान सभा की बहस भी पढ़ लेंगे तब भी जवाब नहीं दे पाएंगे। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? टोटल 15 महिला सदस्य थी, लेकिन मैं बिल्कुल बताना चाहता हूं कि ये 15 की 15 महिलाएं कभी हमेशा उपस्थित नहीं रही। एक साथ में कभी भी वो संविधान सभा में 15 महिला उपस्थित नहीं रही। और फिर मैं बता देना चाहता हूं, महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार का संविधान सभा में कोई आरक्षण जैसी व्यवस्था नहीं थी, ये भी बात आपको मालूम होनी चाहिए। ये फ्रैंक एंथोनी साहब है जो कि एंग्लो इंडियन, और आपको बताया केवल 38 वर्ष की आयु में, यार कितना गर्व मतलब महसूस होता होगा कि 38 वर्ष की आयु में देश के विधान का निर्माण कर रहे, और किस देश का? भारत जैसा देश, जनसंख्या उस समय भी 40 करोड़ के करीब थी। उस देश में 38 वर्ष के एक युवा को संविधान सभा का मेंबर बनने का मौका मिला। मैंने कहा 7 बार लोकसभा में एंग्लो इंडियन के रूप में आप मनोनीत हो चुके, संविधान सभा के उपसभापति बनाए गए ये फ्रैंक एंथोनी साहब। ये आप तेज बहादुर सप्रू जी का फोटो आज क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अक्सर हम लोग संविधान निर्माण की जब चर्चा करते हैं तो सप्रू समिति की रिपोर्ट्स पर कभी चर्चा करते ही नहीं, कभी मैं भी नहीं करता, पता ही नहीं तो कहां से करेंगे। तो ये तेज बहादुर सप्रू जी ने 1945 में ही भारतीय संविधान का एक बड़ा जबरदस्त ढांचा बना दिया था, जिसको सप्रू समिति की रिपोर्ट्स हम लोग कहते हैं। वो भी हम लोगों को देखनी चाहिए। तेज बहादुर सप्रू साहब,
ये ऐसे लोग हैं। देखिए, ये जो हम लोग जो कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं, उस कार्यशाला में आपको इस बात का एहसास करवाना चाहते हैं कि संविधान के निर्माण में कितने सारे लोगों का योगदान था। और ऐसे कई अनगिनत हीरो हैं जो संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, पर आपको उनको देखना है, उनको महसूस करना है कि किस तरह से उनका योगदान है। प्रश्नदेव रैकूट साहब, इनके बारे में आपको बता दिया, संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन संविधान सभा की बैठक में कभी भाग नहीं ले पाए। 9 दिसंबर की पहली बैठक से पहले ही इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। ये आरवी दुलेकर साहब, इनके बारे में तो कल आपने जान ही लिया किस तरह से उन्होंने शब्दावली का प्रयोग किया कि अगर जो हिंदुस्तानी भाषा नहीं जानता है वो बेहतर है कि यहां से चला जाए, उन्हें संविधान सभा का मेंबर बनने का कोई अधिकार नहीं है। नरहरि विष्णु गाडगिल, NV गाडगिल बहुत आगे चर्चा में आने वाले हैं। संविधान सभा के 25 जो मेंबर, जो सक्रिय मेंबर रहे, उनमें से एक NV गाडगिल साहब थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बेसिकली राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े हुए रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी संविधान सभा में सदस्य थे, कांग्रेस के टिकट पर सदस्य बने थे और काफी सारे सुझाव वो देंगे। 1953 में आपका निधन हुआ, इसका सीधा सा मतलब है कि संविधान सभा में अंतिम समय तक आप मेंबर हैं। इनके कई सारे सुझाव पर हम लोग आगे आने वाले समय में चर्चा करने वाले हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपको मालूम होना चाहिए। हमारी संविधान सभा में सभी विचारधारा के लोगों का प्रतिनिधित्व था। वो अलग बात है कि बहुत सारे लोग जो बेसिकली कांग्रेस के नहीं थे, जिनका कांग्रेस के साथ कोई संबंध नहीं था, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर संविधान सभा के मेंबर बने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उन्हीं में से एक है। इनका कोई कांग्रेस के साथ संबंध नहीं है। आप जानते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS से जुड़े हुए हैं माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बात करेंगे इनके योगदान के संदर्भ में भी। M.A. आयंगर साहब, इन पर हमने चर्चा भी की थी, बाद में हमारे लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष भी बने M.A. आयंगर साहब। अब देखिए साथियों, कुछ जो बातें हैं आपकी मैं ले लेता हूं जल्दी से जल्दी। 5-7 प्रश्न आए हैं हमारे सामने। एक मेरे मित्र अभिषेक कुमार गौतम जी यूट्यूब पर प्रश्न पूछ रहे हैं, सर ये बुक कहां से मिलेगी? अरे भाई, ये जो बुक है, ये एक्चुअली में लोकसभा सचिवालय ने प्रकाशित की है। आपको संसद में जो सचिवालय है, चाहे वो लोकसभा का सचिवालय हो चाहे राज्यसभा का सचिवालय हो, वहां से ये बुक नहीं है, ये बुक्स आपको मिल जाएगी। इसमें संविधान सभा में जो कुछ भी बहस हुई है उन सब का सार है। हिंदी में भी उपलब्ध है, हिंदी में अब उपलब्ध होने लगी है, वर्ष 2015 से हिंदी में आने लगी है। अंग्रेजी में पहले दिन से ये उपलब्ध है, तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। मेरे पास जो है हिंदी में है, मुझे हिंदी आती है। हालांकि हमारा एक प्रयास चल रहा है कि अंग्रेजी वाली जो है संविधान सभा की जो बहस है वो भी पढ़ी है, तो उसमें हम लोग एक, क्योंकि बहुत सारे मित्रों का अंग्रेजी माध्यम में जैसा वो लिख भी रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम एक काम कर सकते हैं, आज ही सुबह टेक्निकल टीम से बात हुई, वो एक तरफ हिंदी और दूसरी तरफ अंग्रेजी वर्जन भी दिखा सकते हैं। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो। एक तो बात ये क्लियर हुई। दूसरी बात साथियों, मैंने साफ कहा है कि सर्टिफिकेट उसी व्यक्ति को मिलेगा जो जूम पर जुड़ा हुआ है, तो जूम वाले थोड़े से जूम जाओ, आप ही को सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 15 दिन का ये वर्कशॉप है, उसमें 12 दिन कम से कम आपकी उपस्थिति जरूरी है। 12 दिन आपकी उपस्थिति जरूरी है और बिल्कुल हमें साफ नजर आता है कौन उपस्थित है। साफ नजर आने का मतलब स्क्रीन पे दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। इतना हमारे पास लॉजिस्टिक सपोर्ट है कि कौन कितने मिनट तक जुड़ा रहा उसका पूरा सार निकाल देंगे। 12 दिन इनकी उपस्थिति चाहिए। कई सारे मित्रों ने इतने सारे मैसेज डाले हैं कि साहब जूम का लिंक तो दिया ही नहीं और हमेशा कह रहे हो कि जूम वालों को सर्टिफिकेट देंगे। तो मैं टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा कि रजिस्ट्रेशन का, पहले रजिस्ट्रेशन का वो जूम का लिंक भेज दे जिसपे वे अपना रजिस्ट्रेशन करा सके, और उसके बाद में जूम से जुड़ने के लिए भी वो अपना लिंक उपलब्ध करा दे। दोनों लिंक उपलब्ध करवाएं, पहले रजिस्ट्रेशन हेतु और फिर इसके बाद में जुड़ने हेतु, रोजाना जुड़ने हेतु वो भी लिंक इनको उपलब्ध करवा दे। लिंक भेज दिया, आया है, डन। जल्दी से बताइए यूट्यूब के साथियों, आया है आपके पास? लिंक आ गया है, बिल्कुल आ गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए भी लिंक आ गया है और इसके बाद में ये जो जुड़ने वाला जो लिंक है वो भी आप लोगों को भेज दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल भेज दिया है, बहुत अच्छी बात है। आज लास्ट दिन है, इसके बाद क्योंकि आज की सारी क्लासेस आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी, मिनिमम 12 है और आज से 12 ही बची है। फिर देखिए जूम का लिंक बता दिया, फॉर्म का लिंक दे दिया आपको। एक मेरे मित्र ने प्रश्न पूछा कि सर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर को संविधान सभा के अस्थायी सभापति बने
और आपने कहा कि सर उन्होंने तो एक दिन पहले ट्रायल भी किया था कि मंच पर आएंगे तो इतना समय लग जाएगा, इसके बाद में उन्होंने निर्णय लिया कि भाई हाथ नहीं मिलाना है। तो सर ये तो सब कुछ पहले से तय है। अरे तो मैं कब कह रहा हूं कि पहले से तय नहीं है? संविधान सभा, कल ही तो आपको बताया था, संविधान सभा भले ही 9 दिसंबर 1946 को पहली बार बैठ रही हो, लेकिन संविधान सभा का कार्यालय तो 3-4 महीने से काम कर रहा है। चुनाव हुए हैं, सब कुछ, ये सब किसने करवाया? फिर कोई, ये सब व्यवस्था तो देखी गई है, सब कुछ पहले से तय है। और 6-7 दिसंबर को तो इंग्लैंड की सरकार ने यह कह भी दिया कि मुस्लिम लीग संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार कर रही है। इसके बावजूद भी अगर आपने संविधान का निर्माण किया तो हम उसको मान्यता नहीं देंगे। इस प्रकार के संकट के बीच में संविधान सभा की पहली बैठक हो रही है। ब्रिटिश सरकार ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा यह हम तय करेंगे। लेकिन संविधान सभा के जो मेंबर है, खासकर पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये अड़ गए। उन्होंने कहा नो, हम तय करेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। और जैसा कनाडा में हुआ है, फ्रांस में हुआ, उसी तरह से हमने हमारे यहाँ पर भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के जो पहले अस्थायी अध्यक्ष जो बने वो वयोवृद्ध होने की वजह से बने। तो ये प्रश्न मैंने जवाब दे दिया। प्रमाण पत्र उन्हीं लोगों को मिलेगा। बिल्कुल एक प्रश्न आ रहा है कि प्रमाण पत्र की क्या स्थिति रहेगी। प्रमाण पत्र उन्हीं लोगों को मिलेगा जो जूम पर जुड़े हुए। तो इस तरह से साथियों, मुझे लगता है कि आज 12 दिसंबर की जो बैठक है उस बैठक को हम लोग अभी स्थगित कर रहे हैं। मेरा एक आपसे लास्ट प्रश्न है, कुछ दिन जैसे 3 दिन संविधान सभा की बैठक नहीं हुई थी, तो क्या आपको वाकई में ये महसूस करवाए, आपको भी, आपके घर वालों को भी, कि क्या हुआ, आज तुम मोबाइल खोल के बैठे क्यों नहीं हो? तो आपको ये महसूस भी तो करवाना है कि यार आज तो संविधान सभा की बैठक उस समय हुई नहीं, तो हमारी कहां से होगी। तो एक मेरे मन में ये ख्याल है कि उस दिन अवकाश रखा जा सकता है, ऐसा मेरे मन में विचार है। तो आप जरा बताइए क्या करना है? अवकाश रखना है तो हाथ खड़ा कीजिए, क्योंकि सभापति तो मैं हूं, मुझे तय करना है कि करना क्या है। बता दीजिए, आप जैसा कहेंगे। अवकाश रखना है? अरे मना कर रहे हैं, ओके, आप मना कर रहे हैं तो हमारे मना करने से तो काम चलेगा नहीं। बिल्कुल अवकाश के दिन में भी आधा घंटे चर्चा करें, पौन घंटे चर्चा करें, कुछ न कुछ नए तथ्यों के साथ चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू वेरी मच। और अपना ये प्रेम, अपना स्नेह बनाए रखें। यूट्यूब के सभी साथियों को, एक मेरे मित्र पूछ रहे सर्टिफिकेट का फायदा क्या होगा? अरे भाई, सर्टिफिकेट हमारा विश्वविद्यालय का नेहरू स्टडी सेंटर दे रहा है। और किस पर दे रहा है सर्टिफिकेट? किस पर दे रहा है सर्टिफिकेट? दे रहा है भारत की संविधान सभा की बहस में आपने हिस्सा लिया, उस बात का, आपको इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है, उस बात का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।